राजकुमारी फाबियोला सबसे अलग थी। सोने के महल उन्हें पसंद नहीं थे। उनका दिल तो जंगल में बसता था। पत्तों से झांकती धूप, जानवरों की आवाजें, गीली मिट्टी की खुशबू, यही उनकी कहुशी थी। जहां दूसरी राजकुमारियां जेवर पहनती थीं, फाबियोला अपने बालों में फूल लगाती थीं। उनके साथ ही लोग नहीं, बल्कि जंगल के जीव जंतु थे। वो सब फाबियोला का प्यार और उनकी कोमलता को समझते थे। एक दिन फाबियोला को लगा जैसे जंगल उदास है। एक पंछी की उदास आवाज सुनकर वो एक खुले मैदान में पहुंची। वहां एक विशाल बांज का पेड़ था, बहुत पुराना और मुरझाया हुआ। उसके पत्ते सूखे थे, उसकी शाखाएं नंगी थीं। एक अकेला जुगनू, जिसके पंख अपनी आखिरी रोशनी में चमक रहे थे, एक टहनी से चिपका हुआ था। ये नजारा देखकर फाबियोला बहुत दुखी हुई। जंगल बीमार था, मर रहा था, और फाबियोला ने ये जानने की ठान ली कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। महल लौटकर फाबियोला ने अपनी दादी माँ की कहानियों में ढांढस ढूंढा। दादी माँ की कहानियां हमेशा से फाबियोला को सुकून देती थीं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक कहानी एक जादुई ताबीज के बारे में थी, जो महल में कहीं छुपा था और प्रकृति के राज खोल सकता था। दादी माँ ने बताया कि यह ताबीज सदियों पुराना है और इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। फाबियोला को यह बात बहुत रोमांचक लगी और वो ताबीज को ढूंढने निकल पड़ी। उसने जंगल की गहराइयों में खोज शुरू की, हर पेड़ और हर झाड़ी को ध्यान से देखा। आखिरकार उन्हें वो ताबीज एक पुराने संदूक में मिला। संदूक को खोलते ही फाबियोला की आंखें चमक उठीं। ये एक साधारण सा लॉकेट था, जिसमें एक हरे रंग के पत्थर पर पेड़ की आकृति बनी थी। ये लॉकेट देखने में साधारण था, लेकिन फाबियोला को पता था कि इसमें कुछ खास है। जैसे ही फाबियोला ने उसे छुआ, उन्हें एक शक्ति का अनुभव हुआ, जंगल से एक ऐसा जुड़ाव जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह जुड़ाव इतना गहरा था कि फाबियोला को लगा जैसे जंगल की हर बात उनसे कह रही हो। जंगल उनसे बातें करने लगा। पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं और हवा में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। फाबियोला ने उसका दुख सुना, उसका दर्द सुना, उसका डर सुना। जंगल की आवाजें फाबियोला के दिल को छू गईं। पेड़ों ने इंसानों के बारे में बताया, उनकी कुल्हाड़ियों की आवाज के बारे में, उनके कभी न खत्म होने वाले लालच के बारे में। पेड़ों ने फाबियोला को अपने दर्द की कहानी सुनाई। जंगल की कटाई ने जंगल को मारना शुरू कर दिया था। पेड़ों की कटाई से जंगल की आत्मा घायल हो गई थी, और फाबियोला ने यह सब महसूस किया। फाबियोला के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, और फिर एक दृढ़ निश्चय आया। वो अब और राजकुमारी नहीं रहेंगी। रेशमी कपड़ों और रस्मों में बंधकर जंगल उन्हें बुला रहा था, और वो जवाब देंगी। उन्होंने अपने रेशमी कपड़े उतार दिए और एक सादी कमीज और पतलून पहन ली। उन्होंने अपनी जड़ाऊ चप्पलें उतार दी और मजबूत जूते पहन लिए। फाबियोला लड़ने के लिए तैयार थीं। ताबीज उनके सीने से लिपटा हुआ था, उनका मार्गदर्शन कर रहा था, उन्हें शक्ति दे रहा था। वो अब बस राजकुमारी फाबियोला नहीं थीं, वो जंगल की रक्षक थीं। फाबियोला पूरे राज्य में घूमी, एक शाही सवारी की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह जो अपने मिशन पर निकली हो। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और उसके कदमों में एक अडिग विश्वास। वो जंगल के किनारे बसे गांवों में पहुंची, उनकी आवाज साफ और मजबूत गूंज रही थी। उसकी बातें सुनकर लोग चौंक गए। उन्होंने मरते हुए बांज के पेड़ के बारे में बताया, जंगल के दर्द के बारे में बताया, और कैसे उनके अपने कर्मों ने इस दर्द को बढ़ाया है। उनके कर्मों के नतीजों के बारे में बताया। गांव वाले, जो उन्हें हमेशा दूर से ही देखा करते थे, उनके जोश को देखकर हैरान रह गए। फाबियोला की बातें उनके दिलों को छू गईं। उन्होंने ध्यान से सुना, हर शब्द उनके दिलों में उतर रहा था। उन्होंने फाबियोला की बातों में सच्चाई देखी, और उसकी आंखों में एक गहरी बेबसी। उनकी आंखों में बेबसी देखी। अन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक आग थी। फाबियोला ने उनके दिलों में कुछ जगा दिया था, जिम्मेदारी का एहसास, जंगल के लिए प्यार जिसे वो हल्के में ले रहे थे। अब वे जंगल की रक्षा के लिए तैयार थे और फाबियोला के साथ खड़े थे। लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ियां नीचे रख दी। वे थक चुके थे और अब आराम करने का समय आ गया था। किसानों ने पेड़ लगाने का वादा किया। उन्होंने न केवल अपने खेतों में, बल्कि जंगल के हर कोने में भी नए पौधे लगाने का संकल्प लिया। बच्चों ने फाबियोला के साहस से प्रेरित होकर छोटे पौधों की रक्षा करने के लिए समूह बनाए। वे हर दिन पौधों की देखभाल करते और उन्हें पानी देते। पूरा राज्य एकजुट हो रहा था, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जख्मों को भरने के लिए। हर कोई अपने हिस्से का योगदान देने के लिए तैयार था।
फाबियोला ने नेतृत्व करते हुए नए पेड़ लगाने का काम शुरू किया। उसने सभी को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे सही तरीके से पौधे लगाए जाएं। उन्होंने लोगों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के बारे में बताया। अन्या ने समझाया कि कैसे हम सभी प्रकृति के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। धीरे धीरे जंगल ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। हर तरफ हरियाली फैलने लगी और जीवन लौटने लगा। शाखाओं पर नए पत्ते आने लगे। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। जानवर वापस आने लगे। वे अपने पुराने घरों में लौट रहे थे और जंगल फिर से जीवंत हो रहा था। हवा, जो एक समय सूखी लकड़ी की गंध से भरी हुई थी, अब फूलों की खुशबू से महक रही थी। ये परिवर्तन अद्भुत था। जंगल में फिर से जीवन लौट आया था। हर कोने में जीवन की चहल पहल थी और यह सब अन्या और समुदाय के प्रयासों का परिणाम था। साल बीतते गए। फाबियोला, जो राजकुमारी थी और जिन्होंने महल की बजाय जंगल को चुना, एक किंवदंती बन गई। वो अब सिर्फ राजकुमारी फाबियोला नहीं, बल्कि रानी फाबियोला वन रानी थीं, जिनके नाम को आने वाली पीढ़ियां श्रद्धा से याद करती रहीं। उनकी कहानी उम्मीद की किरण बन गई, एक यादगार कि साहस और प्यार से लैस एक व्यक्ति भी फर्क ला सकता है। और जंगल उनका हमेशा आभारी रहा, उनकी नजरों के नीचे फलता फूलता रहा। वन रानी की विरासत चलती रही, राज्य की संस्कृति में रच बस गई, जो इंसानों और प्रकृति के बीच अटूट बंध का प्रमाण थी।